दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपका 2023 बहुत अच्छे से बीता होगा दोस्तों, क्योंकि 2023 में एडवर्टीज़मेंट्स भी आए और आप लोगों ने बहुत से लोगों ने अप्लाई किया एडवर्टीज़मेंट्स में, एप्लीकेशंस भरे, जिसमें बहुत सारे आपके खट्टे मीठे अनुभव हैं और बहुत से लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो 2024 में मुझे लगता है कि दोस्तों आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, कुछ के एफर्ट्स आए हैं, कुछ के एफर्ट्स से मुझे लगता है कि शायद वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी है, खट्टी मीठी सी है। वो कहते हैं ना, नीम सी भी ज़िंदगी है और शहद सी भी ज़िंदगी है। हम कैसी ज़िंदगी बनाते हैं, कितने प्रयास करते हैं दोस्तों, हमारे ऊपर है। तो 2024 मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए बहुत अच्छा हो। 2023 में जिनके एफर्ट्स रंग नहीं लाए दोस्तों, उनको फिर से प्रयास करने हैं। अगर फिर भी रंग नहीं लाते तो उनको फिर से बाउंस बैक करना है और फिर से प्रयास करने हैं दोस्तों, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप निरंतर प्रयास करेंगे दोस्तों। बहुत से लोग दोस्त कहते हैं मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस काम को करूं, मैं करता हूं कि मेरी ये काम हो जाए दोस्तों। इच्छा करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको निरंतर और बिल्कुल लग करके प्रयास करने होंगे दोस्तों। एक बार फेल हो जाएं तब भी प्रयास करने होंगे, दोबारा भी अगर आप फेल हो जाएं तब भी दोस्तों आपको प्रयास करने होंगे। तो दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, हारने के बावजूद भी प्रयास करते हैं, उठकर दोबारा खड़े होते हैं और प्रयास करते हैं। तो आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि ये जो आपके सामने आदमी बैठा है, जो वीडियो बनाता है आप लोग के लिए, उसने भी जो है हार हार के ही कोशिश की है, हार हार के ही सीखा है। तो आप भी हार हार के ही सीखेंगे दोस्तों, हार हार के ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हारना और अनसक्सेसफुल होना दोस्तों, मेरा ये मानना है कि वो सक्सेसफुल होने का एक पार्ट है, वो कोई उससे अलग नहीं है। कुछ लोग को सफलता थोड़ी लेट मिलती है, कुछ लोग को सफलता थोड़ी पहले मिल जाती है। तो आपके दोस्तों निरंतर प्रयास होने चाहिए। 2024 में आपके प्रयास और सिंसियर होने चाहिए और बहुत फोकस्ड होने चाहिए दोस्तों, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा जो है प्रोविज़नल सिलेक्शन नहीं हुआ, या हम इस रेस से बाहर हो गए हैं, कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? दोस्तों, ये कोई रेस है ही नहीं, ये एफर्ट्स हैं। तो आप कभी बाहर नहीं होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका प्रोविज़नल सिलेक्शन नहीं हुआ है, इट डज़ नॉट मीन कि जिसका प्रोविज़नल सिलेक्शन हुआ है उसको एलओआई मिल ही जाएगी, और उसको एलओआई मिलने के बाद उसका रिटेल आउटलेट की एनओसीज आ ही जाएंगी और इंस्टॉलेशंस हो भी जाएगा। यू नेवर नो दोस्तों व्हाट हैपेंस। हो सकता है कि फ्यूचर में वो एलईसी में अनसक्सेसफुल हो जाए, उसमें क्लियर हो जाए तो एफईसी में हो जाए। एफईसी में अगर मान लीजिए अगर वो क्लियर हो गए तो हो सकता है कि एलओआई उनकी जो है प्रॉपर उसकी टर्म्स को इम्प्लीमेंट ना कर पाए। तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी दोस्तों हमेशा लाइफ में बने रहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ से चलना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ माइंड से चलना चाहिए, और मेरा पॉजिटिव उसके लिए एफर्ट्स आपका माइंडसेट होना चाहिए, और आपका एटीट्यूड दोस्तों बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। चलता है एटीट्यूड से, चलता है सक्सेस मिलती है दोस्तों, और विनिंग एटीट्यूड से जो होता है वो सीखने की सफलता मिलतेगी आपको। मेरी इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर अनसक्सेसफुल हुए हैं तो डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से प्रयास करिए। हम लोग इन सब चीज़ों को जो है डिस्कशंस करते रहेंगे। ये चैनल भी दोस्तों जो आपके सामने सन की डिज़ाइनर है, ये बहुत प्रयासों के बाद बना है। 2020 में मैंने भी नहीं सोचा था कि शायद इतने भी हमारे सब्सक्राइबर जुड़ पाएंगे या इतने वॉच आवर्स होंगे। तो अब आपके सामने दोस्तों 2023 की टाइमलाइन का मैं एक छोटा सा एक ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जस्ट मैं इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कितने मेंबर्स जुड़े, कितने वॉच आवर्स हुए। जस्ट टू हैव ए लुक। ये जो भी है इसके लिए दोस्तों आप सब लोगों को सैल्यूट है। ये आप लोग की वजह से है, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है और बहुत आशीर्वाद दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ साथ आप सबकी लर्निंग भी हुई है। और मैं 2023 में उन लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जिन लोग को मैं समय नहीं दे पाया या जिन लोग के कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। प्रयास दोस्तों पूरे होते हैं कि आप लोग के क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जाए, बट आप लोग समझते हैं कि प्रोफेशनल बिजीनेस भी बहुत होती है, क्योंकि आप लोग की ही सर्विस में लगे रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था sunkydesigner.com एक नए फ्लेवर में लॉन्च हो रहा है। उसकी वजह से कुछ लोग को जो है, बिकॉज हमारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, बट बात सभी से की जा रही है थोड़ा आगे पीछे करके, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन हम तक लेट आ रही है, बिकॉज जो पोर्टल है वो अंडर अपग्रेडेशंस है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स रिन्यू हो रहे हैं। अब ये डैशबोर्ड बेस्ड पोर्टल हो जाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन आप अंदर जाके सर्फ करते थे, ढूंढते थे, अब आपको सामने वो जो है मिलेगी दोस्तों।
तो मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को बहुत, जो वीडियोस हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए। इस चैनल को अगर आप दोस्तों प्यार देंगे, शुभकामनाएं देंगे, तो वो शुभकामनाएं, प्यार डायरेक्ट हम तक पहुंचेगा, हमारी टीम तक पहुंचेगा। बहुत से लोग दोस्तों महाराष्ट्र से कह रहे थे कि यहाँ आपकी टीम है, या बहुत लोग हरियाणा से कहते थे यहाँ आपकी टीम है, उत्तराखंड से बहुत सारी कॉल्स आती थी, और हमारा जो है बिहार से बहुत सारी कॉल आती थी। तो दोस्तों मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ये एक संदेश देना चाह रहा हूँ आज की डेट में कि हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। बहुत जल्दी हरियाणा में भी आपको हमारा ऑफिस देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में भी आपको एक ऑफिस देखने को मिलेगा, और बिहार में भी हमारा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट में तो हम ऑलरेडी वर्क कर ही रहे हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र में अब तक क्या था, हमारी टीम जाती थी, बिहार में हमारी टीम जाती थी, या उत्तराखंड में हमें टीम भेजनी पड़ती थी। अब रेडीमेड सोल्यूशन दोस्तों आपको वहीं पे मिलेगा। तो आप लोग की अगर कोई भी इसमें क्वेरी है, चाहे वो फिजिबिलिटी से कंसर्न हो, चाहे आप अपनी साइट को दिखाना चाहते हैं, आप कोई लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, बशर्ते कि जो उसकी फ़ीस है, जो चार्जेस हैं प्रोफेशनल, वो आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। तो sunkydesigner.com प्लेटफॉर्म आपका है, सनकी डिज़ाइनर चैनल आपका है, ये जो बंदा बात कर रहा है ये भी आपका है। उन लोगों से फिर से माफ़ी मांगता हूँ जिनको पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाया या नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश पूरी रहती है दोस्तों कि जो प्रीमियम मेंबर है उनको 1-to-1 सपोर्ट दिया जाए, ज़रूरत पड़ने पे उनसे बात भी की जाए, चाहे रात हो जाए चाहे बेरात हो जाए। तो बहुत सारी क्वेरीज़ दोस्तों आप सबकी आ रही है, आई मीन रिपीटेड क्वेरीज़ आ रही हैं। इस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों जो 2023 में बार बार पूछा गया है कि पेट्रोल पंप के बिज़नेस में जो है उतना बेनिफिट नहीं है जितना पहले था, उतना एक चार्म नहीं है, उतना एक अट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज क्योंकि उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही, बिकॉज अगल बगल में पेट्रोल पंप खुलते जा रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं उनका बिज़नेस गिर रहा है। नए लोग जो अपने इस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो काफ़ी कुछ लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और जहाँ नज़दीक नज़दीक पेट्रोल पंप है दोस्तों वहाँ पर सबकी सेल गिरती है। अगर एक पेट्रोल पंप ऑलरेडी रनिंग चल रहा है, उसके बगल में दूसरा पेट्रोल पंप आ गया, उसी कंपनी का जो कुछ समय बाद तीसरा पेट्रोल पंप आ गया, डेफिनेटली दोस्तों जो एग्जिस्टिंग आरओज हैं उनकी सेल पे एक फ़र्क तो, एक इम्पैक्ट तो आता है दोस्तों। इस बिज़नेस को करने का एक फंडा है, एक टैक्ट है, वो आपको सीखना है दोस्तों उन लोगों से जो लोग एक पंप से 2 पेट्रोल पंप बनाया है, 2 से 3 बनाए हैं, 3 से 4 बनाए हैं। मैं आपको ये बात दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनका पूरा फैमिली बिजनेस ही रिटेल आउटलेट का है, और बहुत से ऐसे लोग बाहर से आए हैं, मुंबई से बहुत से लोग यूपी में आए हैं जिन्होंने पहले एक सिक पेट्रोल पंप खरीदा, उसको उन्होंने चलाया, उसके बाद 5-5, 6-6 पेट्रोल पंप उनके अपने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट नाम से, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, सो दैट कि हमारे पेट्रोल पंप में डीलर सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूरा हो सके। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अपने रिलेटिव्स के नाम से, अपने डिस्टेंट फैमिली मेम्बर्स के नाम से जो उनकी फैमिली में काउंट नहीं होते, दे आर टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल पंप्स। ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से बदला है दोस्तों 2000 के बाद, बिकॉज ऑटोमेशन आया। ऑटोमेशंस के बाद हमारी जो है बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर बढ़े, जो सबोटेज होती है मशीनों में, या जो एक मैनिपुलेशन होता है मशीनों में फ्यूल देते समय, फ्यूल की जो मिक्सिंग होती है दोस्तों, वो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से रोकी गई। तो इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज अल्टरनेट रिसोर्सेज फ्यूल इंडस्ट्री में जो अर्निंग के थे वो रिसोर्सेज कम हो गए। इसलिए इस बिज़नेस पे जो लोग, पुराने लोग कहते हैं जिनको आदत पड़ी हुई है कि बिज़नेस गिर रहा है, क्यों लोग इस पेट्रोल पंप खोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा बना रहेगा, आपको डिसाइड करना है आपको इस इंडस्ट्री में आना है कि नहीं आना। अगर आपका माइंड सेट है तो आइए, अगर आपका माइंड सेट नहीं है इसका तो आप मत आइए दोस्तों। बट डेफिनेटली जो पुराने लोग हैं वो आपसे यही कहेंगे कि इस बिज़नेस से मत आइए, बिकॉज उतनी सेविंग नहीं है। मैंने आपको रीज़न बता दिया, ऑटोमेशन से बहुत सारे जो अनऑथराइज उनकी अर्निंग होती थी दोस्तों, उसको जो है एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं, जो आपके क्वेश्चन था। सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों उसके बाद आ रहा है, इन एडवर्टीजमेंट से कंसर्न को ओनरशिप की बात हो रही है कि जो हमारे खतौनी में और लोगों के नाम हैं उनसे हमने जो है अपेंडिक्स 3 नहीं लिया, या उनसे हमने लीज डीड नहीं कराई। तो दोस्तों आज की भी वीडियो जो है 2024 की पहली वीडियो भी इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है। हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कशंस करते हैं, आपके भी दोस्तों इनपुट चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ इस वीडियोस करने, क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस पॉइंट को लेकर के अनऑथराइज लोगों को बेनिफिट्स देने का प्रयास कर रही हैं? आई मीन टू से
कुछ लोगों की एप्लीकेशन आउटराइट कैंसिल कर रही हैं, उन्हें टाइम नहीं दे रही, और कुछ लोग का एक्सेप्ट कर रही हैं, उन्हें टाइम दे रही हैं, उनको बता रही हैं कैसे करना है। इट डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से अपनी पर्सनल इक्वेशन को बना के रखा है। मुझे इसका दोस्तों सवाल का जवाब आपसे चाहिए, क्या आप कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस में को ओनरशिप के क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं। अब हम इस वीडियो को आगे दोस्तों डिस्कशंस करेंगे, और भी दोस्तों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में SC ST क्राइटेरिया में जो सर्टिफिकेशन है उनकी बात कर रहे हैं, OBCs में जो अपेंडिक्स है उनकी बात कर रहे हैं। हम दोस्तों इनको डिस्कशंस करते हैं, बट पहले हमारा फोकस होगा को ओनरशिप पे, क्योंकि आज भी मैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे देख रहा था, सबसे ज़्यादा डिस्कशंस, सबसे ज़्यादा क्वेरीज इस पे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं दे गया, हमारा रिजेक्शंस हो गया। तो दोस्तों बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर, वेलकम। को ओनरशिप से कंसर्न कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, जिसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने 2 लोगों से साइन कराया लीज डीड, या मैंने अपेंडिक्स नहीं ले पाया बाकी बचे हुए लोगों से, या बाद में मुझे पता लगा खतौनी में और भी को ऑनर दिख रहे हैं, कुछ फैमिली के हैं कुछ बाहर हैं। तो उनके क्वेश्चंस को दोस्तों मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं से उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, पर उनका जवाब बस वीडियो में होगा। मुझे लगता है सारे कंपाइल करके इस वीडियो में उसका जवाब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा ग्रुप 1 ग्रुप 2 को ओनरशिप के इश्यूज़ को डिस्कस करता है। तो उन सबको स्क्रीनशॉट में दिखा के दोस्तों अब हम इसमें डिस्कशंस करेंगे कि को ओनरशिप के मामले को हमने कैसे टैकल करना है, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो आप लोग के सामने, जो आपके लिए फिजिबल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आप लोग के ध्यान में दोस्तों एक चीज़ लाना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत हम वीडियो की करेंगे कि को ओनरशिप के मामले में कंपनी को कैसे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कैसे ट्रीट करना चाहिए एक्चुअली आपको। दोस्तों ये कहता है, जो हमारा नोट 3 है पेज नंबर 10 पे बोलता है कि इन केस कंपनी को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बाद में पता चलता है कि इसमें बहुत सारे को ओनर हैं जिसमें लैंड को आपने ऑफ़र किया है, और जो एप्लीकेंट है उसने कंसेंट नहीं लिया है उन लोगों से दोस्तों, तो कंपनी जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनको 21 डेज़ का टाइम देगी कंसेंट लेने के लिए। और अगर वो ग्रुप कंसेंट लेने के लिए टाइम देगी, अगर ग्रुप 1 में अप्लाई किया है, ग्रुप 2 में अप्लाई किया है दोस्तों, इसकी बात नहीं करती वो। पर मुझे लगता है अगर को ओनर्स ग्रुप 1 में भी हैं, जिनमें से कुछ से आपने रजिस्टर्ड लीज डेट ले ली और कुछ लोग बच गए हैं उनमें से को ओनर, तो अगर आपका लैंड का शेयर पूरा है जैसा कि वो टेबल बोलती है, तो उस केस में जो बचे हुए को ओनर हैं उनसे अगर आप अपेंडिक्स 3 का अरेंजमेंट कर लिया आपने बैक डेट पे, डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले और आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो मुझे लगता है दोस्तों वो वैलिड होना चाहिए। उसमें आपको चांस मिलना चाहिए, कंपनी को उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जो SC ST कैंडिडेट है दोस्तों, अगर उनके केस में ऐसा होता है और वो रिजेक्ट होते हैं तो उनको ग्रुप 3 में चांस दिया जाएगा, दोबारा उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो लैंड को ऑफर कर सकें। बट जो जनरल ग्रुप 1 की कैटेगरी के कैंडिडेट है दोस्तों, अगर उनको कंपनी 21 दिन का टाइम नहीं देती, उनमें से कुछ लोग को आर्बिट्रेरी रिजेक्ट कर देती है दोस्तों, विच सीम्स नॉट टू बी फेयर टू मी, तो दोस्तों फिर उनका रिजेक्शन हो जाएगा, फिर वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे, उनको कोई अल्टरनेट ऑप्शन या दोबारा लैंड देने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ आपको लगता है कि कंपनी यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस कर रही है, कुछ लोग को वैसे ही रिजेक्ट कर रही है, मे बी ड्यू टू म्यूचुअल कुछ दूसरे एप्लीकेंट से अंडरस्टैंडिंग है, या कोई उसका एक पर्सनल डिस्क्रिप्शन है जिसको यूज़ कर रही हैं, गलत यूज़ कर रही हैं, उस लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, उसको मैं वीडियो में टेकअप करूँगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपने को ओनर्स का कंसेंट नहीं लिया है तो आपको उसमें समय देना चाहिए 21 दिन का, जैसा कि इनका ब्रोशर बोलता है, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों पेज, अब वही दोस्तों टेबल जिस पे ग्रुप 1 की बात होती है, ग्रुप 1 में वही बात आ गई, या तो आपके पास ग्रुप 1 में आप एलिजिबल है, या तो आपके पास सेल्फ ओन लैंड हो, आपके पास सारी अपनी लैंड हो, या आपके फैमिली मेंबर्स के पास लैंड हो। तो जो ग्रुप 1 का क्राइटेरिया है दोस्तों, उसका जो 2 है वो बोलता है सेल्फ विद मेंबर्स ऑफ फैमिली आर ओन्ड एक्सक्लूसिव बाय फैमिली मेंबर्स। आप भी ओनर हो, आपके फैमिली वाले भी ओनर हो। उस केस में क्या है दोस्तों, आप अपेंडिक्स 3 ले लीजिए फैमिली वालों से, या सारे फैमिली वाले मेंबर वाले ओनर हैं, आप नहीं हैं, आप उनसे अपेंडिक्स 3 ले लीजिए, तब भी वो ओन लैंड मानी जाएगी, यानी कि आप ग्रुप 1 में एलिजिबल होंगे। अच्छा, अभी दोस्तों 3 में बोलता है सेल्फ, अब दोस्तों 3 में बोलता है सेल्फ विद अदर ओनर्स, आपके खुद ओनर हैं और आपके साथ दूसरे ओनर हैं, पार्ट आपका अपना है और बाकी दोनों ओनर हैं,
ओनर वाले फैमिली मेंबर्स हैं या दूसरे भी हैं साथ में। इन दैट केस दोस्तों, अगर आपका इफ द शेयर ऑफ द एप्लीकेंट एंड और फैमिली मेंबर्स इज मोर देन और इक्वल टू द लैंड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, तब भी दोस्तों ओन मानी जाएगी, आपके पास शेयर है। फैमिली मेंबर्स विद अनर ओनर्स, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, दूसरे ओनर हैं, उस केस में भी दोस्तों कॉन्सेंट अबर आप कॉन्सेंट लेटर ऑन द स्टाम्प पेपर और एन एफिडेविट और पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम ऑल द को ओनर्स शुड बी इन द अपेंडिक्स थर्ड। इस केस में दोस्तों कहता है सेल्फ विद द फैमिली मेंबर्स एंड अदर ओनर्स। दोस्तों यहाँ पे भी ओनर की शिप की बात करता है कि आप बाकी बचे हुए लोगों से जो बाहर के हैं उनसे अपेंडिक्स थर्ड ले लीजिए, बशर्ते जो लैंड का शेयर आपका है, आपकी फैमिली वालों का जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है। तो यहाँ मुझे लगता है दोस्तों बहुत सी क्वेरीज का जवाब मिलना चाहिए। अब जहाँ यहाँ जो इस टेबल में सेल्फ की बात करता है, ओन्ड की बात करता है, तो ओन्ड में वो लॉन्ग टर्म लीज को मानता है कि नहीं मानता, यहाँ मुझे लगता है अगर हम बहुत डिटेलिंग में जाते हैं तो थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आती है। तो यहाँ बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि ऑल मार्केटिंग कंपनियाँ आर्बिट्रेरीनेस कर रही हैं दोस्तों। टाइम देना चाहिए, 21 दिन का अगर आपने टाइम लिखा है को ओनरशिप में तो आप दीजिए, अपेंडिक्स थर्ड लेके आए। पर बहुत से लोगों को दोस्तों मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि आपके साथ में जो दूसरे को ओनर हैं उनसे एक डिवीज़न मैप बनवा लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपका लैंड का शेयर प्रॉपर है, कम से कम उन सबका कॉन्सेंट उस पर ले लीजिए, उस पर साइन करा लीजिए सबके, और लेखपाल के भी साइन करा लीजिए, नजरी नक्शा टाइप का डिवीज़न जिसमें आप लोग के बीच में म्यूचुअल स्टैंडिंग बन जाए को ओनर्स के बीच में कि आप ये वाला लैंड जो है एप्लीकेंट ऑफर कर रहा है, बिकॉज आपके माइंड में तो क्लियरिटी है कि आप ये वाला लैंड कर रहे हैं, इस बंदे से आपने लीज ली है। सपोज करिए कहीं पे 4 लीज होल्डर हैं दोस्तों, 4 को ओनर हैं, आपने एक से लीज कराई, 3 रह गए, पर उस एक का हिस्सा दोस्तों पूरा है, उसको नजरी नक्शा में मार्क करके अपने लैंड को डिमार्केट करिए, बाकी बचे हुए लोगों से साइन करा लीजिए। ये डिवीज़न है, लेखपाल से या रेवेन्यू ऑफिसर से भी साइन करा लीजिए दोस्तों, बिकॉज इसमें ऑयल मार्केटिंग का एक कंपनी का केवल एक ही दोस्तों पॉइंट फंसता है, एक ही हुक फंसता है। वो हुक ये है कि आपकी लैंड कहाँ लोकेटेड है, बिकॉज ये लैंड अनडिवाइडेड है। तो ये डॉक्यूमेंट मुझे लगता है दोस्तों एक आपस में क्लियरिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंड लाता है कि बाकियों को इतराज नहीं है अगर ये वाला लैंड ऑफर किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे आप जो है एक तो अपेंडिक्स थर्ड ले लीजिए बचे हुए लोगों से, और एक नजरी नक्शा पे एक डिवीज़न मार्क करके उसको हैच करके जो आप जो लेसर है उसका नाम लिख कर बाकी बचे हुए लोगों का नाम बचे हुए हिस्सों पे लिख करके उस पर म्यूचुअल सबके साइन करा लीजिए और रेवेन्यू ऑफिसर के भी साइन करा लीजिए। तो मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट ये क्लियरिटी देगा कि आपका लैंड ये है और जो बाकी को ओनर है उस पर एग्री कर रहे हैं। तो कंपनी का एक ये अप्रीहेंशन कि आपकी लैंड कहाँ लोकेटेड है या कल को बाकी को ओनर प्रॉब्लम ना कर दे, वो मुझे लगता है दोस्तों इससे सॉल्व हो जाती है। मुझे लगता है इस पर क्लियरिटी आ रही होगी। कुछ दोस्तों हम इस पर बातें और करेंगे, नॉन रेक्टिफाइबल डिफिशिएंसीज की बात करेंगे, वो क्या है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनके जो एकदम से रिजेक्शन हो रहा है, क्योंकि ऐसा मैं देख रहा था अभी हमारे कोई प्रीमियम मेंबर भी हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली भी इंटीमेट किया है कि आउटराइट उनको रिजेक्ट कर दिया को ओनर्स की वजह से, बिकॉज उनके पास को ओनर्स का कंसेंट नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी से कोई दादी है, किसी की कोई नानी है, उनकी डेथ हो गई, तो दोस्तों जो बाकी उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनका नाम खतौनी में नहीं आता, बट उनकी डेथ के बाद ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है, या जो हमारा एक हिंदू में जो हमारे कल्चर में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात होती है, उनके जो नेचुरल लीगल हेयर्स हैं दोस्तों वो ओनर बन जाते हैं। तो उनसे कॉन्सेंट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में तो रिजेक्शन पॉसिबल है, लेकिन बाकी के जो केसेस हैं मुझे लगता है कि दोस्तों जो इनका नोट बोलता है, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया, 21 डेज़ का टाइम देना तो बनता है। को ओनर्स की बात है, क्योंकि इतने सारे को ओनर्स से कंसेंट लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर लैंड प्रॉपर है, आपने जितने भी लोगों, जितने भी लेसर्स हैं, चाहे वो कम हैं चाहे ज़्यादा है, अगर वो लैंड पूरा हो रहा है तो अपेंडिक्स थर्ड देने के लिए बचे हुए को ओनर से लेने का थोड़ा सा समय देना चाहिए कंपनी वालों को बिफोर रिजेक्टिंग। और मुझे लगता है दोस्तों ऐसे जितने भी रिजेक्शंस हुए हैं, क्योंकि हर रिजेक्शन के नीचे लिखा होता है कि अगर आपको इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप 6 डेज़ या 10 डेज़ में अपनी जो है बात को रख सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये पॉइंट आपको रेज़ करना चाहिए कि आपको हमें समय देना चाहिए कंपनी वालों का। बहुत सारे दोस्तों इसमें रेक्टिफाइबल, नॉन रेक्टिफाइबल डिफेंसीज, एक हमने डिफिशियंसीज़ की बात की थी, एक हमारी वीडियो है बहुत पहले जब एडवर्टीजमेंट निकले थे, उसमें कुछ क्वेरीज फिर से लौट के आई हैं, हम उनकी बात करते हैं।
जब 21 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा और 21 दिन में भी आप उनका कंसेंट नहीं ला पाते हैं, अपेंडिक्स थर्ड नहीं ला पाते हैं, तब ये जो डिफिशियंसी होगी, अभी ये रेक्टिफाइबल डिफिशियंसी मैं इसे मानता हूँ, ये नॉन रेक्टिफाइबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, इनका ब्रोशर कह रहा है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है 21 दिन में अगर आप कंफर्मेशन नहीं लेके आए तो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो नॉन रेक्टिफाइबल डिफिशियंसी हो जाएगी। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, उन लोगों का अगर आपने किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट की है आउटराइट, तो क्यों की है? क्या इसका बेनिफिट किसी और को देना चाह रहे हैं, या आपने कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली है? तो राइट बन जाता है उस बंदे का जिसका आपने रिजेक्शन किया है कि वो अपनी क्वेरीज को रेस करे और लीगली इस मैटर को टेकअप करे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। और नॉन रेक्टिफाइबल डिफिशियंसीज दोस्तों क्या है कि आपके अपेंडिक्स जो है, चाहे वो थर्ड है, आपके सर्टिफिकेट जो आपके हैं, जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले होने चाहिए, और जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट है उसके बाद के होने चाहिए। इसका भी बहुत ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है जो SC STs वाले हैं कि हम उस फॉर्मेट में अपनी जो है, जो एक फॉर्मेट दिया गया उसमें हमने नहीं बनवाया, तो क्या करें दोस्तों? तो आपके पास जो पुराना SC ST का सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे दोस्तों आप उसको बनवा सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट पुराना भी नहीं है और आपने SC ST कैटेगरी में अप्लाई कर दिया है, कोई पुराना भी सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे वो 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, तो आप एलिजिबल नहीं हैं दोस्तों। और लेकिन आप अपेंडिक्स को उसके बाद बनवा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। चाहे वो 7A हो, चाहे वो 6 हो SC STs के लिए, तो इसका दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं बनवाते हैं समय देने पर भी, तो मुझे लगता है कि आपको ये नॉन रेक्टिफाइबल डिफिशियंसी हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपने प्रॉपर सर्टिफिकेट दोस्तों टाइम से ओरिजिनल प्रेजेंट नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं किए ड्यूरिंग जो आपका फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स है, FEC जिसे बोलते हैं, तब भी जो है आपका, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डीड नहीं मिल रही है, क्या सर्टिफाइड कॉपी चलेगी? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बड़ा इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है कि दे वांट टू सी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास पुराने ओनरशिप के पेपर खो गए हैं तो आपकी क्या सर्टिफाइड कॉपी चलेगी। ये दोस्तों वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मैं पर्सनल डिस्कशन पे मुझे लगता है कि उस पर मैं छोड़ता हूँ दोस्तों। बहुत से लोग कह रहे हैं दोस्तों कि मेरा मोबाइल नंबर का सिम जो है खो गया, फिर हमें दूसरा नहीं मिलना पड़ रहा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारा ईमेल ब्लॉक हो गया, हैक हो गया। तो दोस्तों ये भी नॉन रेक्टिफाइबल डिफिशियंसीज, अगर आप इनको पढ़िएगा। अगर आपको SMS नहीं मिलती है, आपका मोबाइल खो गया और कहीं से आपका सिम जो है गड़बड़ हो गया और आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो इसमें दोस्तों कंपनी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। सेम इज़ विद द ईमेल। तो मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों कि अपने ईमेल और अपने फ़ोन नंबर को बहुत बचा के रखिए। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों रेक्टिफाइबल हैं, जैसे किसी ने बोला कि पैन में अगर डिस्क्रिपेंसी है तो प्रॉब्लम है। अगर कहीं नाम में सर्टिफिकेट्स में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, किसी में ए छूट गया है, किसी में कोई एक वर्डिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई दोस्तों, तो आप उसमें एक एफिडेविट दे के ये सब प्रॉब्लम्स दोस्तों रेक्टिफाइबल हैं, आप इन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट जब इन्हें रेक्टिफाई नहीं करेंगे एक प्रॉपर समय के अंदर, तो नॉन रेक्टिफाइबल हो जाएंगी। इट मीन्स कि वो आपको बिना किसी इंटीमेशन के लायबल टू बी रिजेक्टेड हो जाएंगी, लायबल टू बी रिजेक्शन हो जाएंगी। तो दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखना है आपने। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय बहुत ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हों। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, आपको फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स में उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड हो, उनको कलर्ड स्कैन कर लीजिए, साइज प्रॉपर होना चाहिए, उनको अपलोड कर दीजिए। को ओनरशिप में, नजरी रक्षा में डिवीज़न अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बना सकते हैं तो दिस विल गिव मोर क्लियरिटी अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं ना दोस्तों, अगर आप सफल नहीं हो, अगर आपका पेट्रोल पंप अलॉटमेंट में नाम नहीं आया या आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, प्रोविजनल सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, तो कोई दोस्तों ट्रेन छूट गई आपकी, कुछ नहीं होता दोस्तों। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, प्रयास करते रहिए, आपके प्रयास ज़रूर सफल होंगे। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको कई कई प्रयास के बाद सफलता मिली। आपके प्रयास नितांत होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए, और वो बहुत फोकस के साथ होने चाहिए। तो दोस्तों चीज़ें उन्हीं को मिलती हैं जो चीज़ों को ढूंढने जाते हैं। अपने आप को और एम्पावर करिए, कहाँ कमी रह गई उसको देखने का प्रयास करिए। इससे कंसर्न लिटरेचर को पढ़िए, ब्रोशर्स को ध्यान से पढ़िए। बहुत से चैनल दोस्तों रिटेल ऑयल इंडस्ट्री या इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स पे
अपनी जो है वीडियोस बनाते हैं, उनको दोस्तों आप देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए, बट आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपको एक अच्छे शिष्य की तरह देखना है, उनको समझने का प्रयास करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। नॉलेज घर में रख लेने से कुछ नहीं होगा। आप उनको हमारी वीडियोस को देख लीजिए और आप वीडियोस को देख देख के जो है अपना यूज़ मत करिए, सिर्फ उनको देखते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। उस नॉलेज को प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा दोस्तों। ये उसी तरीके से दोस्तों, बहुत अच्छी जिम की आपने मेंबरशिप ली है, लेकिन आप एक ही 2 दिन जिम में गए, फिर आप आलस कर रहे हैं। आपने 1 साल की मेंबरशिप ले ली है दोस्तों। आपको प्रयास करना पड़ेगा अपनी सफलता के लिए, और आप प्रयास करेंगे तो मैं आपको भरोसा देता हूँ सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन प्रयास बहुत सिंसियर होने चाहिए आपके दोस्तों। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया। मुझे पूरी उम्मीद है को ओनरशिप के मामले में थोड़ी सी और क्लियरिटी आई होगी, और आपने रेक्टिफाइबल नॉन रेक्टिफाइबल डिफिशेंसीज को भी थोड़ा चेक किया। रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कैसी होगी, क्या हमारे आने वाले समय में पेट्रोल पंप्स एनर्जी स्टेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज आज ईवी चार्जिंग के पॉइंट्स की बात हो रही है, हर एक रिटेल आउटलेट पे मल्टी फ्यूलिंग की बात हो रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा पेट्रोल पंप का डिज़ाइन बनना चाहिए जिसमें सीएनजी का प्रोविज़न पहले से हो, या आने वाले समय में एथनॉल की अगर फ्यूलिंग होती है, फ्लेक्स इंजन की बात होती है, तो उसके लिए भी आप प्रोविज़न कर सकें दोस्तों। तो हमारे पास एलएनजी का भी फ्यूचर है दोस्तों, एथनॉल का भी फ्यूचर है, और हमारे पास आने वाले समय में हाइड्रोजन एक फ्यूल की भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं आने वाले, मुझे लगता है कि 10-15 साल में चेंजेस होंगे दोस्तों। जो हमारा कन्वेंशनल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, डीजल और पेट्रोल, मुझे नहीं लगता है ख़त्म होगा, इसकी डिमांड कम होगी, बट अल्टरनेट फ्यूल्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपके पेट्रोल पंप होने चाहिए दोस्तों एनर्जी स्टेशंस, ना कि पेट्रोल पंप आने वाले टाइम में, बिकॉज अल्टीमेटली तो आप जो है एनर्जी ही तो दे रहे हैं फ्यूल वालों को, उनको एक आप ताकत ही तो दे रहे हैं, उनको फ्यूल ही तो कर रहे हैं। फ्यूल मीन्स तो दोस्तों एनर्जी है ना, उसमें चलने की बात हो, एनर्जी की बात हो। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जो है थोड़ा सा माइंड सेंसिटाइज हुआ होगा। को ओनरशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अपना स्टेट, अपने विलेज के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। हमारी टीम जो एक्सपेंड कर रही है, आपकी स्टेट की तरफ आ रही है, उनको वेलकम करिए, मुझे भी बुलाइए, मैं भी आऊँगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर कब आएंगे। भाई आप जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। साउथ में कर्नाटका वाले पूछ रहे हैं कब आएंगे, तो आप जब बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे अपनी टीम के साथ। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, औरों को भी दोस्तों इसके बारे में बताइए, सो दैट अपने आप को वो भी एम्पावर कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपके पहले टच में नहीं आए तो फॉर्म भरने में गलती आ गई, या चैनल गलती हो गई, इस चैनल के बारे में बाद में पता चला। तो दोस्तों, प्रयास पूरा हमने किया कि आप लोग अपने एडवर्टीज़मेंट की लोकेशंस को ऐड भी करा पाएँ, और आप ऐड के बाद जो है आप उसके आगे प्रोसेस को भी समझ पाएँ, एप्लीकेशन भी प्रॉपरली भरें, और पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से करें। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आगे मिलेगी। प्रयास करते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। सो प्रदीप करबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर।